Hello students, good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of Fusion Classes. तो चलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जो टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये हम लोग बहुत जूनियर क्लासेस से सुनते आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 9-10 क्लास 10 में भी, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड है चाहे सीबीएसई बोर्ड है, ये हमको टर्म सुनने के लिए मिलेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है, बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो चलिए मूव करते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? टर्म से जैसे क्लियर होगा, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे एक टर्म आता है कि भाई एंथैल्पी मतलब तो एनर्जी हो गया, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा कि रिलीज होगा। तो भाई ध्यान से एक चीज को समझते हैं, न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक, अगर कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को अगर अट्रैक्ट करता है तो स्टेबिलिटी तो बढ़ता है। सिंपल सा बात है, अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा स्टेबिलिटी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि वो न्यूट्रल था। तो उसमें एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। आई बात समझ में? बट अगर कोई पहले से नेगेटिव है सर, तो भाई वहां पे फिर दिक्कत होगा, वहां पे डायरेक्टली ऐड करना डिफिकल्ट, क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव चार्ज है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव। देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन होगा। ठीक है, बट हम लोग अभी सिंपली किस में चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड। कितना एनर्जी रिलीज होता है जब एक गैसियस आइसोलेटेड एटम, न्यूट्रल एटम, एक इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में ऐड करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब चाहत, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी। ठीक है, उसी को लिखे हैं, इसको इससे सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी मैंने बताया ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में देख रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। मतलब अगर एनर्जी रिलीज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिक्वायरमेंट हुआ तो एंडोथर्मिक। ठीक, for many elements energy is released when an electron is added to the atom, that is they have strong tendency to accept an electron to acquire stable noble gas configuration, that is group 17 elements। मतलब ग्रुप 17 के लिए क्या होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑब्वियस से खींचता है तो एनर्जी रिलीज होता है। बट ग्रुप 18 के केस में ऑलरेडी फुल रहता है ना, सेल फुल रहता है। तो जब उसका सेल फुल है तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी नहीं रखेगा, तो उस केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चीज समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रॉन अगर हमको उसमें इन करना है तो हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक, चलो ध्यान रखना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एलिमेंट्स। मतलब जितने भी एलिमेंट्स है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, पहला ले लिया वो तो एनर्जी रिलीज होगा, बट अगर सेकेंड लिया तो भाई वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, भले वो ऑक्सीजन हो जाए, कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। ठीक है, क्यों होता है मैं बताऊंगा, जब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा तब। इसको एक्सप्रेस, चूंकि एनर्जी या तो किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल से जनरली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं, दैट इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। जैसे अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें भी था सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसी तरह इसमें भी क्या है? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, पहले x से x माइनस बनेगा, फिर x माइनस इलेक्ट्रॉन लेके x2 माइनस बनेगा, फिर x2 माइनस इलेक्ट्रॉन लेके x3 माइनस बनेगा, और इस तरह से 1 2 3। अब बात आती है, जैसा सर आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग देखे थे कि सक्सेसिव बढ़ रहा था, तो इसमें क्या होगा सर? इसमें भी सक्सेसिव बढ़ेगा। यहां पे वो रीजन हम बताएंगे जो लास्ट स्लाइड में हम लोग देखे थे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों पॉजिटिव होता है। तो ध्यान देना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, पहले x से x माइनस तो आराम से बन जाएगा, न्यूट्रल में तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना कोई दिक्कत ही नहीं है।
बट x माइनस होने के बाद क्या होगा, दो केस आएगा। पहला, ऑलरेडी वो नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ठीक। जिस कारण से हमको अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो बाहर से हमको एनर्जी देना पड़ेगा, और वो पॉजिटिव। समझ में आई बात। दूसरा कारण है, जैसे x से x माइनस से x2 माइनस बनेगा, क्या होगा, साइज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। कैटायन के केस में घट रहा था, इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और जब बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो घट जाएगा ना मेरे भाई, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन अपने से ऐड होगा नहीं, हमको अलग से एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए थर्ड वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ठीक है। और यही मैंने इंक्रीज इन साइज दैट इफेक्टिव डिक्रीज एंड हेंस डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबको समझ में आ गया। तो चलो मूव आगे करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन कौन सा फैक्टर है, बहुत सिंपल है। पहला, साइज ऑफ एटम। सिंपल सा बात है, जितना छोटा होगा साइज एटम का, उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। क्यों, साइज ऑफ एटम जितना छोटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ज्यादा। ध्यान रखना, नेगेटिव में बात हो रही है कि नेगेटिव में ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, सिंपल सा बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उतना ज्यादा होगा नेगेटिव में। तो इसीलिए मैंने टर्म यूज किया, यहां देखना, हाँ, बिकम्स मोर नेगेटिव, है ना। तो ध्यान रखना, इन नेगेटिव मींस एनर्जी रिलीज, ठीक है। ये मैंने टर्म यूज किया ताकि कंफ्यूज नहीं हो जाना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है ना, उसमें सिर्फ पॉजिटिव था, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है, इसीलिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्वियस सी बात है, अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा, है ना, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा, भले साइज छोटा हो बड़ा, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में। अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा। क्लियर। तो तीन ये था। चलो नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या क्या इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो सबसे पहला, द एलिमेंट्स हैविंग हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इजीली। जैसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल में था, उसी तरह अगर नेगेटिव में बहुत ज्यादा है, उसके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने का ज्यादा है, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करेगा, एनायंस एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। सिंपल सा बात है, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनायंस फॉर्म करेगा, और ये कैसा, आयनिक बॉन्ड ज्यादा फॉर्म करेगा, है ना। These elements are electronegative in nature. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसी भी बॉन्डेड पेयर से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी। क्लियर। चलो पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या था, एलिमेंट्स हैविंग हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे उधर था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करता था, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, खींचता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। The elements having high negative value of electron gain enthalpy are acidic in nature. ध्यान रखना, वहां पे बेसिक था, याद है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एसिडिक है, जो देता है वो बेसिक है। याद करो लिविस एसिड बेस कंसेप्ट। लिविस बेस किसको, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो एक्सेप्ट करता है वो लिविस एसिड है ना। चीज समझ में आई बात। इसीलिए ये होगा क्या, एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट आते हैं, अब ध्यान देना, दो बेसिकली ये वाला पॉइंट जो है ये मैं अपने तरफ से मैं डाल रहा हूं, क्योंकि मैंने इससे पहले एक आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया, दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। जैसे मेटेलिक कैरेक्टर पे बात करते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी, तो इधर से इधर क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट प्रेडिक्टेबल में, ये प्रेडिक्टेबल को दिखा रहा है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है ना एरो के, प्रेडिक्टेबल। लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है, और ऊपर से नीचे बढ़ता है। समझ में आई बात। एट द सेम टाइम नॉन मेटेलिक के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन के लिए, या इलेक्ट्रॉन लूज के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन के लिए, इसलिए मैंने दोनों दिया है, ठीक है। तो अगर नॉन मेटेलिक में देखेंगे तो जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे वहां पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ध्यान देना, ये दोनों ऑपोजिट है, देखो डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं, है ना। चीज समझ में आया। तो ये हो गया। दूसरा एक पॉइंट है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग नेचर।
ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और इधर से इधर घटेगा क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर घट रहा है। सेम ध्यान देना, इससे रिलेट कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग में नॉन मेटलिक पे बात करते हैं, तो इधर से इधर क्या होगा, घट जाए, सॉरी हाँ, इंक्रीज बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो फिर क्या करता है, खींच नहीं पाता है, साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन खींचना डिफिकल्ट होता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऊपर से नीचे क्या होता है, घटते जाता है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल और एक्टिविटी ऑफ मेटल। स्टेबिलिटी और एक्टिविटी दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टेबिलिटी का मतलब हो गया वो इलेक्ट्रॉन कितना जल्दी लूज करेगा, जितना जल्दी लूज कर देगा उतना कम स्टेबल। भाई ऑब्वियस है, अगर तुमसे पूछे कि Na ज्यादा स्टेबल है कि Na प्लस, तो Na प्लस के पास तो पॉजिटिव आयन है ना, वो आयन अपने पोजीशन में स्टेबल थोड़े रहता है, कोई भी न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है। समझ में आई बात? और एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि वो किसी के साथ रिएक्ट करने का टेंडेंसी। समझ में आई बात? क्लियर? चलो, तो स्टेबिलिटी ऑब्वियस इधर से इधर इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि इधर से इधर जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करेगा, और ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे घट जाता है, इधर से इधर बढ़ जाता है। सिमिलरली एक्टिविटी ऑफ मेटल, ऑब्वियस सी बात है, इधर से इधर एक्टिविटी क्या होगा, घट जाएगा, मतलब वो इजीली रिएक्ट करेगा, वो इजीली रिएक्ट करेगा, और ऊपर से नीचे बढ़ जाएगा। सिंपल सा बात है, एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने इसको एक साथ लिखा है। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी घट जाता है, तो बेसिक नेचर भी घट जाएगा, ऊपर से नीचे बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट इजीली होगा। उल्टा एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऊपर से नीचे जाएंगे तो एसिडिक नेचर क्या होगा, घटेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली वो ले नहीं पाएगा, है ना, जबकि इधर से इधर एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये चार मैंने अपने तरफ से पॉइंट्स को लिखा है, ये बेसिकली हो सकता है आपके सिलेबस में, तुम्हारे सिलेबस में ना भी हो, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब आते हैं ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इधर से इधर साइज ऑफ एटम घट रहा है, शेल नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, शेल नंबर में कोई चेंज नहीं, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ता है। किसमें? नेगेटिव में, ध्यान रखना, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक। उसी तरह ऊपर से नीचे साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है, सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है, Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है। इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कम होगा। चीज समझ में आया? तो ये था। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस जो बेसिकली कभी कभी ग्रेजुएशन में पूछे जाते हैं वो मैंने ऐड किया इसमें, और वो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहला, हैलोजन हैव द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सप्लेन। तो सिंपल सी बात है, हैलोजन का NH2NP5 होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। सही बात है, और इसी कारण से इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, हाई होता है। यही मैंने यहां पे लिखा भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ नोबेल गैसेस आर पॉजिटिव व्हाइल दोज ऑफ Be, Mg, N एंड P आर ऑलमोस्ट जीरो। नोबेल गैस का पॉजिटिव क्यों होता है ये मैंने पहले भी बताया, क्योंकि नोबेल गैस का ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट रहता, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा ही नहीं, अगर करना भी है तो बाहर से हमको एनर्जी डालना पड़ेगा। पर मुद्दा है Be, Mg, N एंड P, इन सब का ऑलमोस्ट जीरो के आसपास क्यों होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो सीधा साधा एकदम बात समझना, तुम ध्यान से देखो Be और Mg, इन दोनों का अगर आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, इसका हो जाएगा 2s2, इसका होगा 3s2, इसका होगा 3p3, इसका हो जाएगा 2p3, इसका 3p3। अब ध्यान दो, सारा या तो कंप्लीट फील्ड है, हाफ फील्ड है, और अगर कंप्लीट फील्ड या हाफ फील्ड है तो वो ऑलरेडी स्टेबल है।
तो इसीलिए ये लोग का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट जीरो के आसपास, और नोबल गैस चूंकि ऐड होगा ही नहीं इसीलिए क्या होता है पॉजिटिव में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है नेगेटिव में देन क्लोरीन। सिंपल सा इसका रीजन है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा। अब मान लो तुमको घर में गेस्ट बुलाना बहुत पसंद है, पर उसके लिए तुम्हारा कमरा भी तो बड़ा होना चाहिए, घर बड़ा भी तो होना चाहिए, रखना पड़ेगा ना। तो फ्लोरीन का छोटा सा घर है और बेचारा वो उसको मन तो बहुत है इलेक्ट्रॉन खींचने का, पर उसको रखने का जगह नहीं है। समझ में आई बात? तो बेचारा वो खींच तो लेता है पर रख नहीं पाता है। जबकि क्लोरीन के केस में क्या होता है, उसका शेल बड़ा हो जाता है, थर्ड शेल आ जाता है, शेल साइज बड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इजीली वो एक्वायर करता है। क्लियर? तो इसीलिए क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है फ्लोरीन से ज्यादा होता है। तो चलिए, तो इस तरह से मैंने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।